नितिन जी जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के इस संभाग की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई समीक भट्टाचार्य जी, हमारे ऊर्जावान नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय सुनील बंसल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश के प्रभारी बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, हमारे इस राज्य के सह प्रभारी अमित मालवीय जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष जी, अपने संगठन के महामंत्री अमिताभ चक्रवर्ती जी, सतीश जी सह संगठन मंत्री, हमारे सांसद सौमित्र खान जी, प्रदेश महामंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय जी, श्रीमती लौकिक चटर्जी जी पूर्व सांसद, माननीय विधायक श्री लखन घोड़ाई जी, माननीय विधायक अनूप शाह जी, हमारे चारों जिला अध्यक्ष आदरणीय अभिजीत ता जी, उदय शंकर बनर्जी जी, श्याम चरण मंडल जी और हमारी श्रीमती स्मृति कन्हा बसु जी। आज का दिन हम यहाँ पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं, यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया बंधु, भारतीय राजनीति के लिए आज का दिन दुखद है कि हम लोगों ने अपने महाराष्ट्र के लाल, वहाँ के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी का आज विमान हादसे में आकस्मिक निधन हुआ है। हम सभी आज मर्माहत हैं और उस परिवार के प्रति, महाराष्ट्र की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अजीत पवार जी ने महाराष्ट्र के विकास में और महाराष्ट्र के लोगों के विकास में हमेशा अपना योगदान दिया। आज उनके निधन की घटना से राजनीतिक जगत ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र का एक एक परिवार आज दुखी है। हम सब अपनी संवेदना, पूरी भाजपा परिवार एनडीए की तरफ से हम अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पश्चिम बंगाल का मेरा ये पहला दौरा है और मुझे सर्वप्रथम यहाँ पे आने के बाद इस बात का गर्व है कि इस यहाँ की अराजक सरकार के खिलाफ कोई संघर्ष कर रहा है तो भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप ही कार्यकर्ताओं का संघर्ष है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत और शिद्दत से इस सरकार के, अराजकतावादी सरकार के खिलाफ लड़ रही है। वो भूमि, ये पश्चिम बंगाल, जिसने विवेकानंद जैसे शख्सियत को जन्म दिया, जिन्होंने पूरे दुनिया में हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति पूरे आदर्शों का पूरे दुनिया में अपना स्थापित कराया। आज के दिन जहां इस भूमि ने कई ऐसे नेतृत्वकर्ता दिए जिन्होंने यहाँ पर इस भूमि को ही नहीं पूरे देश को गौरवान्वित किया है, वैसे अपने रामकृष्ण परमहंस को भी आज मैं याद कर रहा हूँ। हमारे बीच में आज के दिन जिस योद्धा ने, मैं कह सकता हूँ जिस कवि गुरु ने इस राज्य को ही नहीं पूरे देश को शिक्षा की नई पद्धति दी, जिसके लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया, वैसे आज रविंद्रनाथ ठाकुर जी को भी स्मरण कर रहा हूँ, क्योंकि आज इस भूमि ने हमेशा अपने योद्धाओं के माध्यम से यहाँ के लोगों को एक नई ऊंचाई दी है। हम अपने नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का ही नेतृत्व था जो उस समय की तत्कालीन सत्ता में बैठे हुए लोग, उस समय के लोगों ने इस पश्चिम बंगाल को, इस वेस्ट बंगाल को
बांग्लादेश में मिलाने की रणनीति पर काम कर रहे थे, उसके खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी तो हमारे नेता आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लड़ा और आज बंगाल इस स्वरूप में दिख रहा है। लेकिन मुझे इस बात की भी चिंता है मित्रों कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो बलिदान जिस कश्मीर के लिए हुआ, आज उस कश्मीर को भी संघर्ष कर कर अगर बचाया तो भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने बचाया। मुझे याद है 2011 का समय, इसी पवित्र भूमि से बंगाल से हम लोगों ने युवा मोर्चा में राष्ट्रीय एकता यात्रा निकाली थी। उस कश्मीर के 370 धारा के समाप्ति के लिए हमारे पूर्व के भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और हमारे नेता यहाँ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो अपना बलिदान भी दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि इस कलकत्ता और इस पश्चिम बंगाल की भूमि से जब यात्रा निकली तो जब कश्मीर के लाल चौक गई तो आज कहीं ना कहीं कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा है। तो वो आंदोलन की आगाज हुई तो वह आंदोलन की भूमि थी यही पश्चिम बंगाल। मैं इस बंगाल की जनता को भी इसके लिए अभिनंदन करता हूं, तहे दिल से बधाई देता हूं। लेकिन मित्रों, अभी भी ऐसी कुछ मानसिकता बची है जो इस बंगाल को फिर से बांग्लादेश बनाना चाहती है और हमें पूरी तरह से चौकन्ना रहने की आज जरूरत है मित्रों, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस प्रकार से घुसपैठियों की तरफदारी करने वाली सरकार यहां बैठी है, जिस प्रकार से करोड़ों हिंदुओं के साथ, सनातन परंपराओं के साथ चोट करने वाली सरकार यहां बैठी है, वो प्रयास कर रही है कि फिर से बंगाल को बांग्लादेश में ले जाए। लेकिन हम भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित हैं, हम किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन किसी भी हाल में बंगाल को बांग्लादेश में नहीं मिलने देंगे और बंगाल की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्प को दोहराते हैं। और इसलिए मित्रों, ये समय है ऐसी सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने का। मैं आप कार्यकर्ता बंधुओं को तहे दिल से इसलिए आज मिलने आया हूं, बधाई देने आया हूं कि यहां की सरकार की अराजकता के खिलाफ हमारा एक एक कार्यकर्ता आज लड़ाई लड़ रहा है। मैं यहाँ की ममता सरकार जी को, उनको भी आज स्पष्ट करना चाहता हूँ कि उनके जो नुमाइंदे, उनके सरकार के जो टीएमसी के गुंडे जो सड़कों पे घूम घूम कर लगातार यहाँ की माँ बहनों को सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं, मैं उनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, यहाँ की महिलाओं की सुरक्षा की जवाबदेही भाजपा कार्यकर्ताओं ने ले रखी है। हम अपनी माँ बहनों की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। हम लोगों ने देखा इसी दुर्गापुर के जमी से उस रेप की घटना को हम याद कर रहे हैं, किस प्रकार से यहाँ की सरकार ने असंवेदनशीलता के साथ उसको देखा और यहाँ की सरकार की ओछी मानसिकता, जिहादी मानसिकता ने किस प्रकार से हमारी माता बहनों के घटना पर अपना टिप्पणी किया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ममता सरकार ने उन अपराधियों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ से लेकर शासन प्रशासन से लेकर उन गवाहों को भी दबाने का प्रयास किया जो उन माँ बहनों को अपमानित करने का काम किया था, उन माँ बहनों के साथ प्रताड़ना करने का काम किया था। मैं आज उस मानसिकता पर भी देखता हूं कि ममता दीदी का वो मानसिकता जब हमारे माँ बहनों को ये कहती है कि शाम 7 बजे के बाद आपको निकलने की आवश्यकता क्या थी। अरे ममता दीदी, ये बंगाल की महिलाएं आधुनिकता की प्रतीक रही हैं, बंगाल की संस्कृति को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है, बंगाल की विरासत को उन्होंने हमेशा आगे बढ़ाया है। और आज उन माँ बहनों को आप घर के अंदर महफूज रहने के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी हाल में उन माँ बहनों को सुरक्षा के लेकर जो चुनौती आप पेश कर रहे हैं उसके प्रति हम संकल्पित हैं। हम उन माँ बहनों को पूरी तरह से सुरक्षा देने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार और यहाँ पर भी जल्द जब भाजपा की सरकार बनेगी और नहीं सरकार के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता
पूरी तत्परता से माँ बहनों की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेंगे। और आज के दिन मैं आज दुर्गापुर में आया हूँ। ये दुर्गापुर जब मैं बीआईटी मेसरा में पढ़ता था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उस समय हम सब के लिए कुछ केंद्र होते थे जहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्री होते थे। उन इंडस्ट्री कारखानों में हम नौकरी के बारे में सोचते थे। आज दुर्गापुर में बड़े औद्योगिक उस समय के घराने थे। उन औद्योगिक क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से लोग पढ़ने भी आते थे और रोजगार भी पाने आते थे। लेकिन आज वही दुर्गापुर जो इंडस्ट्रियल हब के रूप में जाना जाता था, और मुझे दुख की बात है कि आज का यहाँ कोई भी नया औद्योगिक केंद्र नहीं बन रहा है। ये इस बात को दर्शाता है कि किस प्रकार से यहाँ के औद्योगिक क्षेत्रों को रोकने का काम किया गया है। ममता दीदी, आपकी सरकार जब आई थी तो आपने जो आंदोलन खड़ा किया था उसमें आपने सपना दिखाया था कि हम इंडस्ट्री के बड़े केंद्र खोलेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि आप इंडस्ट्री के नए केंद्र क्या खोलेंगे, आप पुरानी पड़ी हुई इंडस्ट्री को भी बंद करने के लिए रास्ते निकाल रहे हैं। और हमारे युवा जो देश भर से यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, आज दुर्गापुर और इस पूरे इलाके के युवा नौकरी की तलाश में इस देश, इस राज्य से बाहर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से दिखता है कि किस प्रकार से आपके संवेदनशीलता है। जिस सिंगूर के लेकर आपने आंदोलन किया, आज सिंगूर के लोग दुखी हैं क्योंकि आपने कोई नई औद्योगिक इकाई नहीं बनाई। और मैं पूछता हूं ममता दीदी, इसके लिए जवाबदेही किसकी है? आपने 15 सालों में यहाँ पर सरकार रखी, आपने भी यहाँ के महिलाओं को सुरक्षा नहीं दी, आपने यहाँ के युवाओं को रोजगार के बदले कहीं ना कहीं पलायन के लिए मजबूर किया। इसका दोषी कौन है? साथ ही साथ मित्रों, इस राज्य में अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अराजकता की सरकार चीजें बढ़ी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की घटनाएं, यहाँ पर लगातार टीएमसी के विधायक और मैं मंत्री जो यहाँ पर पूरी तरह से टीएमसी टैक्स वसूलने में लगे हैं। मैं कहता हूँ दीदी, आपने यहाँ की लोगों को एक ऐसा जीवन देने का सपना दिखाया था कि जो आपने पूर्व की सरकारों के जो करप्शन के थे मामले थे, अराजकता के मामले थे, आपने कहा था उनको हम बंद करेंगे। पर दुख की बात है, आप उससे बड़ा कारखाना खोल दिए जिस कारखाने में केवल भ्रष्टाचार होता है, घोटाले होते हैं और उसका पूरा पैसा, पूरा वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के गुंडे और टीएमसी के विधायक और मंत्री कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से उनको चेतावनी देता हूं कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई बार संघर्ष किया है। हमने कई राज्यों में उस तरह के जंगल राज की मानसिकता वाली सरकारों को उखाड़ फेंका है, उस प्रकार की अराजकता वाली सरकार को मुक्ति पाई है। हमने उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की मानसिकता वाली सरकार को हटाया। हम लोगों ने बिहार में उस तरह की मानसिकता वाली सरकार को उखाड़ फेंका। और अब बंगाल की बारी है मित्रों। मेरे बंगाल के कार्यकर्ता उस पूरी तरह से तैयार हो जाइए। अब वो समय आ गया है जब हमको बिहार, बंग और उत्तर प्रदेश में जो अराजकता वाली सरकार थी, अब उसी प्रकार की सरकार अगर बंगाल में भी है तो बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ता भी कमर कस ले। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है मित्रों। हमने देखा है किस प्रकार से वो हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं। मैं स्पष्ट कहता हूं मित्रों, कोई कार्यकर्ता चिंता मत कीजिएगा, एक एक कार्यकर्ता के पीछे पूरा भाजपा परिवार खड़ा है। आप संघर्ष कीजिए, भाजपा अध्यक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरी भाजपा आपके साथ खड़ी है मित्रों। अभी मेरे को मालूम हुआ एसआईआर के माध्यम से जो विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसमें भी ममता दीदी खेल करने में लगी है। अभी दिल्ली जाकर रोना रो रही है कि इलेक्शन कमीशन हमको सहयोग नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन। अरे मैं मीडिया के बंधुओं के माध्यम से पूछता हूं ममता दीदी से, इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे आपके डीएम, एसपी, एसडीओ यहां बैठा है और इसको कठपुतली की तरह आप यूज कर रहे हैं। आप खुद खेल खेल रहे हैं, यहां की जनता को परेशान कर रहे हैं, यहां के युवाओं को, यहां के भद्र लोग के लोगों को, यहां के डॉक्टर को, यहां के पद्म विजेताओं को आप डीएम ऑफिस में, एसडीओ ऑफिस में बुला बुला कर परेशान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कर रहा है।
कोई इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन तो घुसपैठियों को बाहर करने का संकल्प लिया है, जो इस मिट्टी का नहीं है, जो बंगाल की मिट्टी का नहीं है, उसके लिए बंगाल में कोई अधिकार हम नहीं देने देंगे। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का अधिकार मिलेगा। बंगाल की मिट्टी के जो जन्म लिए हुए लोग हैं, उन्हीं को बंगाल का अधिकार मिलेगा। बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को बंगाल का अधिकार देंगे, इसको किसी भी हाल में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, यहाँ के डीएम, एसडीओ और सभी अधिकारियों को मैं स्पष्ट कहता हूं कि ये चंद दिनों की सरकार है। इन सरकार के कठपुतली बन के मत रहिए। आप प्रशासन के लोग हैं, आप सही दिशा में काम कीजिए, आम जनता को राहत देने वाला काम कीजिए, जनता आपके साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, आज के दिन मैं अपने इन कार्यकर्ता भाइयों से भी कहूंगा कि बंगाल आज विषम परिस्थिति में गुजर रहा है। मित्रों, हम लोगों ने यहाँ की सरकार के नकारापन, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को कई स्तरों पर उजागर किया है। अब हमको घर घर तक जाना है, जनता को बताना है कि ये पैसे की वसूली कोई और नहीं, टीएमसी के लोग करते हैं। मैं दीदी से भी कहूंगा, दीदी, आज से बंगाल की राजनीति में जिस प्रकार से आपने अराजकता फैलाई है, बंगाल की जनता आपकी उल्टी गिनती शुरू कर दी है। अब वो दिन दूर नहीं जब बंगाल को नए बंगाल के विकास में भाजपा की सरकार बनाएगी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार डबल इंजन की सरकार बनाएगी, जो बंगाल के विकास को स्वर्णिम बंगाल बनाने के लिए आगे बढ़कर काम करेगी। हम सब कोई जानते हैं, जिस बंगाल की अस्मिता में, जिस बंगाल की पहचान हम शक्ति की आराधना दुर्गा से करते हैं, दुर्गा पूजा का आयोजन, दुर्गा की भव्य आकृति इसी बंगाल से पूरे देश में गई। और मैं कह सकता हूं, चाहे वो बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे उत्तर प्रदेश के इलाके हों, दुर्गा पूजा का वो भव्य स्वरूप जब हम देखते हैं, महामल्ल्या का जब पूजा शुरू होता है तो माँ दुर्गा की आराधना से पूरा देश सरोबार हो जाता है। लेकिन मुझे दुख है कि उस आस्था के पर्व को भी, उस माँ शक्ति के पूजा को भी यहाँ की सरकार रोकने का प्रयास करती है, और कोई और नहीं, मैं कह सकता हूं, अजाम पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है, पर माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है। ये कतई कोई सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सनातन परंपराओं की रक्षा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर डेमोग्राफी बिगाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मित्रों, आपको ध्यान में होगा, अभी हाल ही में तमिलनाडु में जिस प्रकार से दीपम में पूजा अर्चना करने से रोका गया, वहां पर अजाम पढ़ने के नाम पर उस दीपम कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया गया, और वहां की सरकार जो इंडिया अलायंस के रूप में काम कर रही है, वहां पर हिंदुओं के इस देव पूजा को रोकने के लिए कोर्ट तक चली गई। कोर्ट ने जब निर्णय लिया कि नहीं पूजा होगा, तो आपको जानकर ताज्जुब होगा, उस जज के खिलाफ इम्पीचमेंट के मामले को उठाने के लिए पूरी कांग्रेस के नेता और टीएमसी के नेता एक साथ हो गए। मित्रों, हम सबको अपनी सनातन परंपराओं को बचाने की बड़ी लड़ाई लड़नी है। हम बंगाल के, केवल बंगाल के विकास के साथ साथ, बंगाल के सुरक्षा के साथ साथ इस भारत के सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि बंगाल को वो दरवाजा खोला जा रहा है जिससे भारत के संस्कृति को, भारत के सनातन परंपराओं को भी चोट होगी। जहां एक और यहाँ के डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, साथ ही साथ हमारी परंपराओं को भी चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसलिए आज के दिन बंगाल के लोगों से यही कहूंगा, बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा, आप पर दोहरी जवाबदेही है। एक, बंगाल को विकास की पटरी पर लाने की जवाबदेही है, दूसरे बंगाल को सुरक्षित रखने की जवाबदेही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी बंगाल के विकास के लिए लगातार संकल्पित रहे हैं। उन्होंने हमेशा कहा है कि अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के राज्यों का विकास होगा तभी पूरे देश का विकास हो सकता है। 2047 का अगर विकसित भारत हम बनाना चाहते हैं,
तो उसमें बंगाल भी 2047 में विकसित बंगाल कैसे बने, इसके लिए हम सबको संघर्ष करना है। और ये यहाँ की टीएमसी की सरकार से संभव नहीं है मित्रों, क्योंकि यहाँ की सरकार गरीबों का आवास छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के स्वास्थ्य सेवाओं को छीनती है, यहाँ की सरकार यहाँ के लोगों को लाभ की योजनाएं न मिले इसकी चिंता करती है। केवल अपना बैनर चिपकाने के लिए, अपनी तस्वीर चिपकाने के लिए कई घरों की रोशनी को छीनने का काम कोई कर रहा है तो यहाँ पर बैठी हुई ममता सरकार कर रही है। इसलिए मित्रों, हम सबके सामने ये स्पष्ट चुनौती है कि हम कैसे एक ऐसी सरकार बनाएं जो यहाँ के गरीबों की चिंता करे, यहाँ के किसानों की चिंता करे, यहाँ के माता बहनों की सुरक्षा की चिंता करे। और साथ ही साथ बंगाल तो वो भूमि है जिसने बड़े बड़े कवि गुरु दिए, जिसने कई हमारे आजादी के योद्धा दिए, जिसने हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में स्थापित करने वाले नेता दिए। और आज उस भूमि से इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज कैसे खुले, इसकी चिंता पर बात नहीं होती है। यहाँ के शिक्षा व्यवस्था में चौपट करने की बात होती है। मुझे तो यहाँ तक जानकारी है कि कुछ मंत्री शिक्षा के घोटाले में नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया, कुछ जेल में है, कुछ बेल में है। पर चिंता मत कीजिएगा, जो बेल में है वो भी जेल में जाएंगे, क्योंकि हम बंगाल की जनता के साथ, जिन्होंने उनके खून पसीने की कमाई को जो घोटालों में बदला है, जिन्होंने यहाँ के युवाओं को नौकरी देने के नाम पर जो घोटाला किया है, उनको हम बख्शेंगे नहीं। उनकी जगह जेल में होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आज आह्वान करने आया हूं मित्रों, हम बांग्लादेश को किसी प्रकार से जो बंगाल में समाहित करने की प्रयास चल रहे हैं उसको नहीं होने देंगे। आपने देखा है पिछले दिनों किस प्रकार से बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, किस प्रकार से लगातार वहां की ताकत मजबूत होकर हिंदुओं को अपमानित करने का प्रयास कर रही है। तो क्या मेरे भाजपा के कार्यकर्ता इसको आने वाले दिनों में इस संघर्ष के लिए तैयार हैं? मैं आपसे पूछता हूं कि क्या बंगाल को सुरक्षित रखने का संकल्प आप लेते हैं? क्या भारत को सुरक्षित रखने का संकल्प लेते हैं? क्या विकसित बंगाल बनाने का सपने को साकार करेंगे? तो मित्रों, हमको बूथ जीतना है। हमें हमारे नेता अभी शुभेंदु जी और हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि अगर बूथ पर शक्ति केंद्र पर हम मजबूत होंगे तो बंगाल तो शक्ति की भूमि है। अगर हमारा शक्ति केंद्र मजबूत हो गया तो शक्ति की भूमि का शक्ति केंद्र निश्चित रूप से कमल खिला के रहेगा। किसी के हिम्मत नहीं है जो इस कमल को खिलने से रोक दे। हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, मैं चाहता हूं यहाँ के लोग उस नारे के साथ ऐसी आवाज दे कि दुर्गापुर की आवाज जो दिल्ली में ममता दीदी गई हैं उनको भी बेचैन कर दे। तो एक बार जोरदार नारे लगाइएगा, पलटनो दरकार। सभी हाथ उठने चाहिए मित्रों, मैं बोलूंगा पलटनो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। इस वंदे मातरम की इस भूमि है, मैं मानता हूं यहीं से वंदे मातरम का आगाज हुआ और हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए एक बार जोरदार जय घोष के साथ, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय बंगाल, जय भारत।